हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बांग्ला उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 3। तो आइए सुने। संध्या का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा है। पिता के उपचार से लाभ होना तो दूर रहा, उल्टे हानि हो रही है। जगतधात्री डॉक्टर बिपिन से संपर्क करने को कहती और संध्या असहमति में झगड़ा करती। आज शाम संध्या द्वारा बनाए साबूदाने को अनमने भाव से निगल गई, क्योंकि यह पथ उसे कभी रुचिकर नहीं रहा। किंतु आज माँ के उपालम से बचने के लिए वह न चाहते हुए भी निगल गई। वह इस तथ्य से भली प्रकार परिचित थी कि उसकी माँ का सारा ध्यान इस ओर टिका होगा कि लड़की ठीक से खाती है या नहीं। खाने से पहले वह किसी पुस्तक को पढ़ रही थी। ज्यों ही वह गोद में खुली पड़ी पुस्तक को समेटने लगी, त्यों ही उसने खिड़की से अपने को बुलाए जाने की आवाज को सुना। बाहर आकर उसने देखा कि सामने अरुण खरा आवाज लगा रहा था, चाची, ओ चाची, घर पर हो? समीप आकर अरुण बोला, हाँ, किंतु तुम इतनी मरियल कैसे हो गई हो? कहीं फिर से बीमार तो नहीं पड़ गई? यही लगता है, किंतु तुम भी तो मुझे स्वस्थ नहीं दिखते। हंसकर अरुण बोला, जब दिन भर नहाना खाना कुछ भी नसीब नहीं हुआ तो चेहरे का मुरझाना तो निश्चित था। तुमने पैटर्न की फरमाइश की थी। पूरे दिन उसकी खोज में भटकता फिरा। यह कहते हुए अरुण ने अपने बैग से कागज का एक बंडल निकालकर संध्या को थमा दिया और बोला, चाचा तो बाहर निकल गए होंगे, किंतु चाची दिखाई नहीं देती। वह कहाँ गई है? पिछले शनिवार को घर पर न आने पर तुम्हारा सामान लाने में देर हो गई। संध्या बोली, स्टेशन से घर न जाकर सीधे इधर चले आए हो? ऐसी क्या जल्दी थी? घंटे भर बाद आते तो क्या अंतर पड़ जाना था? अरुण बोला, मेरा खाना पीना तो संध्या के बाद होगा, कोई जल्दी नहीं, किंतु तुम्हारा जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना भारी चिंता का विषय है। संध्या के बाद शब्दों में श्लेष था, छिपा अर्थ था। पहले संध्या खाएगी तभी तो अरुण खा सकेगा। इस तथ्य को समझते ही संध्या के कान लाल हो उठे और हृदय में आनंद दौड़ गया। किंतु ऊपर से संध्या ने अपने को ऐसा सामान्य दिखलाया मानो वह कुछ समझती ही न हो। फिर भी श्लेष का प्रयोग करती हुई संध्या बोली, अब संध्या होने में भी कितना समय बचा है? अधिक देर करना ठीक नहीं, जाकर नहा खा लो। हंसता हुआ अरुण उत्तर तो देना चाहता था, किंतु सामने आखिरी चाची की मुख मुद्रा को देखकर चुप हो गया। क्रुद्ध जगतधात्री भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर हो गई। बाहर आने से पहले लड़की से बोली, बेटी, पहले मुंह रखे पान चबाना छोड़ो और थूक कर बाहर फेंको, फिर जी भर कर हंसी मजाक करती रहो। चुपचाप खड़े अरुण ने यह सब सुना तो अपने को एकदम आहत अनुभव करने लगा। संध्या को माँ का कथन सही नहीं लगा। दोनों का चेहरा एकदम काला पड़ गया, मानो प्रकाश का स्थान संध्या के अंधकार ने ले लिया हो। काफी देर तक हक्का बक्का रहने के बाद संभली संध्या पान थूक कर दुखी स्वर में अरुण से बोली, तुम अपने को अपमानित देखने के लिए इस घर में क्यों आते हो? क्या तुम हम लोगों का सर्वनाश करके प्रसन्न होगे? कुछ देर की चुप्पी के बाद अरुण बोला, संध्या, तुमने मुंह का पान थूक दिया, इसका अर्थ है कि तुम मुझे सचमुच अछूत मानती हो। सहसा आंसू बहाती हुई संध्या बोली, तुम्हारा न तो कोई धर्म है और न कोई जाति, किंतु मैं पूछती हूं कि तुमने मुझे क्यों छुआ है? चकित विस्मित हुआ अरुण बोला, संध्या, क्या कहती हो? मेरी कोई जाति और धर्म नहीं है। संध्या दृढ़ स्वर में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम विलायत गए हो या नहीं, इसलिए तुम मलेच्छ हो और इसलिए तुम उस दिन माँ ने पीतल के लोटे में पानी दिया था। क्या ये अभी भूल गए हो? नहीं, मुझे याद नहीं, किंतु क्या तुम भी मुझे अछूत मानती हो? मेरे मानने न मानने से क्या होता है? तुम तो जिस दिन से लोगों की मनाही को इनकार कर
विलायत गए हो, उसी दिन से सबकी दृष्टि में अछूत बन गए हो। अरुण बोला, किंतु मैं सोचता था। तुम क्या सोचते थे कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं? अरुण इसका कुछ भी उत्तर न दे सका, किंतु कुछ देर बाद वह बोला, इसका अर्थ है कि मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए, किंतु मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम मेरी उपेक्षा मत करो। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे लज्जित होना पड़े अथवा पश्चाताप करना पड़े। संध्या बोली, अरुण भैया, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं सताती जो बेकार में इतनी देर से मुझसे उलझ रहे हो? मैं तुमसे भला क्यों उलझने लगा? अपने से घृणा करने वाले से उलझने में भला कौन सी समझदारी है? यह कहकर अरुण बाहर चला गया और पाषाण प्रतिमा बनी संध्या एकटक उसे देखती रह गई। प्रसन्न होकर लौटी संध्या की माँ बोली, अच्छा हुआ जो चला गया, अब कभी इधर मुंह नहीं करेगा। संध्या को मानो बिजली का करंट लगा। क्या कहा? माँ बोली, बेकार में तुझे छू गया, जा कपड़े बदल ले। बेटी के मन की प्रतिक्रिया को माँ समझ न सकी, इसलिए बोली, अरुण क्रिस्तान जो ठहरा, कपड़े तो बदलने ही होंगे। अरे कोई विधवा अथवा वृद्ध तो उसे छू जाने पर स्नान के बाद ही शुद्ध होती। उस दिन रासो मौसी माना कि वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनती हैं, फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आचार की रक्षा में वो आदर्श है। दूल्हे की छोकरी के द्वारा न छुए जाने को कहने पर भी मौसी ने नातिन को नहलाकर ही दम लिया। संध्या ने कहा, ठीक है, मैं वस्त्र बदल कर आती हूँ। माँ आदर्श के महत्व पर भाषण झाड़ने जा रही थी कि पीछे से आ रही पुकार को सुनकर रुक गई। जगदात्री, घर में हो ना? कहते हुए गोलोक चटर्जी उसके घर के आंगन में आ खड़े हुए। चटर्जी महाशय का स्वागत करती हुई जगदात्री बोली, अहो भाग्य, जो आज सुदामा की कुटिया में कृष्ण बनकर मामा पधारे हैं। जगदात्री मुस्कुरा तो रही थी, किंतु रासमणी की बात के याद आते ही वह चिंतित हो उठी। संध्या उठकर खड़ी हो गई और गोलोक के जगदात्री की उपेक्षा करके संध्या की ओर उन्मुख होकर बोला, कैसी हो संध्या? कुछ दुबली लग रही हो। स्वास्थ्य तो ठीक चल रहा है ना? सकुचाती हुई संध्या बोली, बाबा मैं ठीक हूं। माँ नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, मामा वैसे तो लड़की ठीक है, किंतु पिछले महीने से रह रहकर ज्वर का आक्रमण हो जाता है। आज कितने दिनों के बाद साबूदाना खाया है। गोलोक बोला, अच्छा तो यह बात है। अरे विवाह न करके लड़की को कुंवारी रखोगी तो यह सब होगा। जिसे अब तक 2-4 बच्चों की माँ होना चाहिए था, उसे तुमने कुंवारी रख छोड़ा है। कब इसका विवाह कर रही हो? गोलोक की बात को बदलती हुई जगदात्री बोली, मैं ठहरी औरत, तुम्हारे दामाद को इसकी चिंता ही नहीं है। वह तो अपनी डॉक्टरी में मस्त है। मामा, अपने पति के व्यवहार को देखकर तो मन में आता है कि झूठी मोह माया छोड़कर काशी में सास के पास चली जाऊं। पीछे हो, जो होना हो सो हो। कहती हुई उसका गला रूंध गया और वह बिलखने लगी। गोलोक ने पूछा, वह पगला आजकल क्या करता है? जगदात्री बोली, वह ठीक से पागल भी तो नहीं है जो उन्हें घर में जंजीर से बांध कर रखूं। वह न तो पागल है और न ही समझदार। मेरा जीवन तो इस घर में बर्बाद हो गया। कहती हुई अपने आंचल से आंखें पोंछने लगी। सहानुभूति में गोलोक बोला, इसमें तो कोई संदेह नहीं, किंतु बेटी तुम भी तो अपनी लड़की के हाथ पीले करने की उत्सुक नहीं लगती। तुम सोचती हो कि स्वयं लड़के वाले तुम्हारे घर अलग जगाएंगे। बेटी, कुलीन परिवारों को यह सब शोभा नहीं देता। तुमने सुना ही होगा, गंगा यात्रा के प्रसंग में भी कुलीनों ने अपने कुल मर्यादा की उपेक्षा नहीं की। मधुसूदन, सबकी लाज रखना तुम्हारा ही भरोसा है। जगदात्री बोली, मामा
आपसे यह किसने कहा कि हम भगवान के सहारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? आज तक जब किसी कायस्थ ने भी पैर नहीं धरे, तो मैं भाग्य के सिवाय और किसे दोष दे सकती हूँ? लड़की को कुएं में तो नहीं ढकेल सकती। कुछ देखना तो पड़ता है। गोलोक बोला, यह तो सही है, देखूंगा। जाने की इच्छा पर भी संध्या सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। उसकी ओर देखकर धूर्त गोलोक बोला, जगतधात्री, यदि तुझे लड़की के लिए स्वयं नारायण नहीं चाहिए तो इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? इस संबंध में कोई वादा नहीं है। तुम्हारी लड़की रानी बनकर पूरे इलाके पर राज्य करेगी। क्यों नातिन, मेरे बारे में तुम्हारा क्या राय है? संध्या पूरी तरह चिढ़ गई। अरुण और पिता के संबंध में माँ की बातों में वह पहले ही उखरी हुई थी। गोलोक के इस कथन ने उसके हृदय में आग लगा दी। वह क्रुद्ध स्वर में बोली, बाबा, अब तुम्हारी आयु 4 जनों द्वारा उठाए जाने वाली घोड़ी पर चढ़ने की है। हाँ, तुम्हारे इस घोड़ी पर सवार होकर आने पर मैं फूल माला अवश्य डाल दूंगी, कहकर वह तेजी से भीतर कमरे में चली गई। लड़की की इस तीखी चोट से आहत गोलोक असंतुलित होकर बोला, लड़की तो तोप का गोला है। जगतधात्री, इस पर नियंत्रण रखना। मैंने सुना है कि यह तो बाप को भी खरी खोटी सुना देती है, किसी को नहीं छोड़ती। जगतधात्री को इस बात का पहले से डर था। बीच में उसे कुछ देर के लिए अवश्य लगा कि गोलोक मजाक कर रहा था। यदि लड़की सांप को बाम्बी से जबरदस्ती न निकालती तो वह शायद सारी बातचीत को मजाक में उड़ा भी देती, किंतु अब तो स्थिति बिगड़ गई थी। जगतधात्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, मामा, लड़की नादान है, इसकी बात का बुरा न मानना। उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। गोलोक बोले, मुझे इसका कथन अच्छा नहीं लगा। और फिर तूने सुनकर भी उसे डांटा डपटा नहीं? लगता है कि चींटी के पर निकलने लगे हैं। मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। जगतधात्री बोली, मामा, तुम्हारे सामने मैंने जवान लड़की को डांटना ठीक नहीं समझा। अब उसकी ऐसी खबर लूंगी कि फिर किसी के आगे मुंह खोलने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। गोलोक ने कहा, जगतधात्री, मेरे कारण बेटी को दुर्गति न करना। ना समझ छोकरी पर घर गृहस्थी का भार पड़ेगा तो अपने आप संभल जाएगी। अच्छा, यह बता कि अरुण अब भी इस घर में आता है? डरी हुई जगतधात्री को झूठ बोलना पड़ा। नहीं तो, गोलोक ने कहा, ठीक है, उसे मुंह न लगाना, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। संध्या बचपन से अरुण को भैया कहकर पुकारती है। अरुण के विलायत जाने से पहले दोनों काफी घनिष्ठ थे, किंतु अरुण इतनी छोटी जाति का ब्राह्मण था कि जगतधात्री उसके साथ संध्या के विवाह का स्वप्न भी नहीं देख सकती थी। अरुण के विलायत से लौटने पर दोनों की निरंतर और उत्तरोत्तर बढ़ रही घनिष्ठता और उनकी चढ़ती जवानी से जगतधात्री को दोनों के एक दूसरे को समीप आने की झलक मिलने लगी थी। फिर भी इस संबंध के परिपुष्टि होने की संभावना न होने के कारण जगतधात्री विशेष चिंतित नहीं हुई थी। अब दूसरे के मुंह से इस प्रकार के आरोप सुनने पर जगतधात्री के लिए इसकी अपेक्षा करना संभव न रहा। वह तीखे स्वर में गोलोक से बोली, मामा, वैसे तो किसी के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। जिसके मुंह में जो आए वह किसी के बारे में कुछ भी बक सकता है, किंतु मैं पूछती हूँ कि लोग मेरी लड़की के ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या सारे गांव के लोगों के पास यही एक काम रह गया है? हंसते हुए गोलोक ने कहा, तुम्हारी शिकायत सही है, किंतु दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने को संभालने में ही बुद्धिमत्ता है। जगतधात्री इसका उत्तर देने ही जा रही थी कि उसने तालाब से नहा कर आती संध्या को देखा। उसके तन के कपड़े गीले थे, सिर के बालों से पानी चू रहा था। लगता था कि उसने सिर पोंछा तक नहीं है। इस स्थिति में लड़की को घर में प्रवेश करते देखकर गोलोक ने चिंतित स्वर में कहा, जगतधात्री,
तुम तो कहती थी कि लड़की ज्वर पीड़ित है, शाम के समय इसे नहाना तो नहीं चाहिए था। जगतधात्री बोली, मामा, आजकल लड़कियों का यही हाल है। मन ही मन वह समझ गई कि लड़की ने अरुण के अपमान करने का दंड किया है। गोलोक बोला, इस तरह की बेपरवाही का परिणाम भयंकर हो सकता है। जो भी भाग में लिखा होगा वह भुगतूंगी। मेरे बस में क्या है मामा। यह तो ठीक है। अच्छा, यह बताओ कि इस घर में किसका शासन चलता है, तुम्हारा, तुम्हारे पति का, या तुम्हारी लड़की का? इस घर में केवल मेरी नहीं चलती। तो फिर अपने पति से कह देना कि मोहल्ले से दूल्हे बागदियों को यथाशीघ्र चलता करे। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। फिर मुझे कहने ना आना, मधुसूदन तुम्हारा ही सहारा है। क्रोध और उग्र स्वभाव में जगतधात्री ने पुकारा, संध्या, इधर आना। कमरे में बाल पोंछ रही संध्या ने मुंह निकालकर पूछा, माँ, क्या बात है? जगतधात्री बोली, उन शूद्रों को तू हटाएगी या फिर कल नहाने से पहले झाड़ू मार मार कर मैं उन्हें भगाऊं? माँ, दुखी, असहाय एवं दरिद्र लोगों पर हाथ उठाना कौन सा वीरता का काम है? यह तो कोई भी कर सकता है। फिर भी उनके रहने में आपको क्या आपत्ति है? गोलोक ने कहा, आपत्ति की बात कहती हो तो सुनो। परसों मैं घूम फिर कर घर लौट रहा था तो देखा कि सड़क पर खड़ी बकरी को वह लड़की मार पिला रही है। मार छिटक कर गिरना तो स्वाभाविक ही है ना। गोलोक को अपने चेहरे पर ताकता देखकर समर्थन में बोली, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। मार के छींटे तो पड़ते ही हैं मामा। गोलोक ने कहा, अनजाने में भले ही सांप का विष भी खा लिया जाए, किंतु जानबूझकर तो जीती मक्खी नहीं निगली जा सकती। संध्या की ओर उन्मुख होकर वह बोले, नातिन, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारी आयु की लड़कियां तो समय असमय कभी भी स्नान कर सकती हैं, किंतु मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो यह सुविधाजनक नहीं है। अपने भीतर के उफान को दबाती हुई संध्या को कहना पड़ा, हाँ बाबा, यह तो सत्य है, किंतु विचारणीय यह कि बाबूजी ने जब उन निराश्रितों को आश्रय दिया है तो उनके किसी दूसरे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना उन्हें उजाड़ना तो अन्याय होगा। इसके अलावा यह बापूजी का भी अपमान ही कहा जाएगा। लड़की के इन तर्कों पर माँ को इतना क्रोध आया कि उसे लड़की से बात करना ठीक नहीं लगा। गोलोक ने कहा, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ कठिन काम नहीं है। अरुण के घर के पीछे बहुत सारी धरती पड़ती पड़ी है, इसे उन शूद्रों को बसाने के लिए कह दे। बागदी दूल्हे शूद्र होने पर भी स्वधर्मी हिंदू ही होते हैं। उसे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे उसकी जात के जाने का कोई खतरा भी नहीं है। यह कहकर गोलोक माँ बेटी के चेहरे पर ताकने और मंद मंद मुस्कुराने लगे। यह सुझाव जगतधात्री को उपयुक्त तो लगा, किंतु अरुण के नाम पर अनारी लड़की कहीं भड़क न उठे, इस आशंका से उसने कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं समझा। जगतधात्री की सोच सही थी। उत्तेजित लड़की उचित अनुचित के विवेक को छोड़कर कठोर कर स्वर में बोली, यदि जाति भ्रष्ट भी होती हो तो इसकी चिंता अरुण भैया को नहीं है। जात पात पर विश्वास न करने वाले इस बारे में सोचते ही कहाँ हैं। गोलोक ने हंसने की चेष्टा की, किंतु उसका चेहरा बुझ गया। वह झेप मिटाने के लिए बोले, इस विषय पर तुम्हारी उससे बातचीत होती होगी? खिलखिलाकर हंसती हुई संध्या बोली, क्या बात करते हो? जब वो आप जैसे बड़े लोगों को दो कौड़ी नहीं समझते तो मेरे साथ कहाँ से बात करेंगे? यह कहकर वह प्रतिक्रिया अथवा प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चली गई। जगतधात्री ने अपनी लड़की का आचरण सहन नहीं किया, इसलिए वह क्रुद्ध होकर बोली, नादान लड़की, पराये लड़के पर मनगढ़ंत आरोप क्यों लगाए जा रही है? उसने मेरे सामने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। इसके लिए मैं गंगा की शपथ लेने को तैयार हूं। पता नहीं घर के भीतर घुसी संध्या ने सुना या नहीं, किंतु उसने उत्तर कुछ भी नहीं दिया। इस पर गोलोक ने कहा,
जगतधात्री, आजकल के सभी लड़के और लड़कियां ऐसे ही हैं। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। हम 2 कौड़ी के हैं या लाख रुपए के हैं, यह तो तुम्हें समय बताएगा। किंतु आज तुम्हें यह चेतावनी देना आवश्यक समझता हूँ कि इस तेज तर्रार लड़की से जितनी जल्दी छुटकारा पा सकती हो पा लो, नहीं तो हाथ मलती रह जाओगी। जगतधात्री गिड़गिड़ा कर बोली, मामा, मेरी अकल तो काम नहीं करती। तुम ही इस काम में मेरी कुछ सहायता करो ना। गोलोक प्रसन्न भाव से सिर हिलाकर बोले, ठीक है, अब मैं ही देखूंगा। विचारणीय तथ्य यह है कि तुम्हारी लड़की है। यदि दूर ब्याही गई तो इसकी सूरत भी देखने को तरसती फिरोगी। समीप का लड़का मिल जाए तो 2 समय लड़की को देखकर जी ठंडा कर सकोगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लड़के के उम्र के पीछे मत जा। यह तो तुम जानती ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ता है। भावुकता से आंसू पोंछती हुई जगतधात्री बोली, मामा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, किंतु हाँ, यदि घर जमाई। बीच में ही गोलोक बोल उठे, अपने को ऐसी मंद भाग्य क्यों कहती हो? घर जमाई को तो यमराज समझना चाहिए। यदि कहीं से कोई गंवार भोंदू फंसा भी तो गांजा सुल्फा में सारी संपत्ति फूंक कर तुम्हें सड़क का भिखारी बना देगा। गोलोक के संकेत को समझकर तड़पती हुई जगतधात्री बोली, मैं तो जीवन भर के लिए तरना जलना लिखा लाई हूं मामा। मुस्कुराकर गोलोक बोले, उचित समय पर उचित काम न करने वाला सदैव अपने दुर्भाग्य को कोसते देखा जाता है। जानती हूँ मामा, मैं सब जानती समझती हूँ, किंतु जरा यह भी सोचो कि एक अकेली स्त्री क्या कर सकती है। गोलोक बोले, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तुमने मुझे यह काम सौंपा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोच विचार कर देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इस समय देर हो रही है, अतः अब जाना चाहूंगा। जगतधात्री बोली, मामा, क्या खड़े खड़े चले जाओगे? 2 पल बैठने का कष्ट नहीं करोगे? गोलोक बोले, पूजा का समय निकला जा रहा है, अब जाने दो, फिर किसी दिन आकर बैठूंगा। कहते हुए वो बाहर चल दिए। जगतधात्री सम्मान दिखाती घर के दरवाजे तक उन्हें छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। लोगों के मुफ्त इलाज के प्रति समर्पित प्रियनाथ प्रभात होते ही एक हाथ में डायरी की किताबें और दूसरे हाथ में दवाइयों का बक्सा थामे निकल पड़े। आज उनके पीछे चलती हुई दूल्हे की विधवा स्त्री खुशामद करती हुई चल रही थी। वह बोली, महाराज, आप भी ठुकरा दोगे तो हम बेसहारा और असहाय लोग किधर जाएंगे? आपके सिवा हमारा और कौन है? बात करने के लिए फुर्सत न होने से प्रियनाथ चलते चलते बोल उठे, नहीं, अब तुम लोग यहां नहीं रह सकते। मैं जान गया हूं कि तुम लोग अपनी सीमा में नहीं रह सकते। अच्छा, यह बता कि तुमने गली में बकरी को मार पिलाई? आश्चर्य प्रकट करती हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज, सभी की बकरियां घास चरती हैं या मार पीती हैं? प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, हरामजादी, मुझे मूर्ख बनाती है। बकरियां घास चरती है या मार पीती हैं? महाराज, घास पत्ते भी खाती हैं और मार भी पीती हैं। हाथ हिलाते हुए प्रियनाथ ने कहा, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। आज ही यहाँ से चलते बनो। स्वयं गोलोक चटर्जी ने देखा है कि तुम लोगों ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में बकरी को मार पिला रहे थे। अब मैं तुम लोगों पर दया नहीं कर सकता। तुम दया के पात्र नहीं हो। आखिरी दाव चलाती हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज, तो क्या मार को नाली में बहा देना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। गाय को पिलाने की अनुमति तो दी जा सकती है, किंतु बकरी को मार पिलाना, और वो भी ब्राह्मणों के मोहल्ले की गली में, राम राम, छी। मुझे देर हो रही है। मुझे रोककर मेरा और अपना समय नष्ट मत करो। आज ही इस मोहल्ले को छोड़कर चलते बनो। प्रियनाथ के पीछे चलती दूल्हे की विधवा बिलख कर बोली, महाराज, लड़की ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। प्रियनाथ रुक गए और मुड़कर बोले, दवा तो चल रही है ना? क्या लड़की का जी मचल रहा है या दस्त हो रहे हैं? हाँ महाराज, हाँ, दूल्हे की बहू बिलख कर बोली,
क्या कारण है? क्या पेट फूल गया है और भूख मर गई है? महाराज, भूख से तो बिलख रही है। यह भी एक भयंकर रोग है। तब बताया क्यों नहीं? जांच परख कर एक खुराक वहीं दे देता। थोड़ी देर तक इधर उधर करती गरीब विधवा बोली, महाराज, दवाई की आवश्यकता नहीं, थोड़े से चावल मिल जाते तो पकाकर भूखी लड़की को खिला देती। सुनकर रुष्ट हुए प्रियनाथ भड़कते हुए बोले, ससुरी को दवा नहीं, चावल चाहिए? तुम लोगों के लिए मैंने जैसे भंडार खोल रखा है। चल हट, मेरी नजरों से दूर हो जा। पाजी कहीं की। निराश लौट रही उस बेचारी को बुलाकर प्रियनाथ ने कहा, खाने को नहीं है तो संध्या को क्यों नहीं बताया? उससे मांग लिया होता। गरीब महिला ने सिर उठाकर प्रियनाथ की ओर देखा और फिर वह चुपचाप चल दी। प्रियनाथ बोले, संध्या की माँ से कुछ मत कहना। घाट के पास खड़ी होकर संध्या की प्रतीक्षा करना और उसके आने पर उससे कहना, हाँ, किसी के बीमार पड़ने पर सबसे पहले मुझे खबर करना। बिपिन के पास मत जाना। फिर किसी और को देखकर वो बोले, अरे अरे, कौन? त्रिलोकी हो क्या? घर में सब स्वस्थ है ना? त्रिलोकी ने पूछा, क्या आपके पास? बोलो बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? जमाई बाबू, बड़ा नाला पार करने में लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। उस पर मचान का एक पुल बनाना है। उसके लिए बांसों की आवश्यकता है। क्या आपके बांस के झुरमुट से? क्रूर स्वर में बीच में ही प्रियनाथ बोल उठे, मैं बांस नहीं दूंगा। क्या गांव में और लोग नहीं हैं? उनसे ले लो ना। अब तक चुप खड़ा बूढ़ा षष्ठीचरण बोला, जमाई राजा, आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ, इस गांव में आप जैसा उदार दानी दूसरा कोई है ही कहाँ जिसे फरियाद की जाए। आप दया करेंगे तो सारे गांव को आराम हो जाएगा और मुँह से भले न कहें किंतु मन ही मन वो आपको आशीष देंगे। कुछ देर सोचने के बाद प्रियनाथ ने पूछा, क्या सचमुच लोगों को आने जाने में कष्ट होता है? त्रिलोकी बोला, महाराज, रोज एक दो के हाथ पैर टूटते ही हैं। डर के मारे प्राण हथेली पर रखकर ही लोगों को चलना पड़ता है। प्रियनाथ बोले, जगतदात्री को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेगी। षष्ठीचरण बोला, आप कहें तो हम सब जाकर माँ जी के पैर पकड़ लेते हैं। कुछ देर तक सोच विचार में डूबे प्रिय बाबू बोले, लोगों को सचमुच कष्ट होता है तो ले लीजिए, किंतु संध्या की माँ को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। फिर बोले, अच्छा, मुझे रसिक बागदी की बहू को देखने जाना है। कहीं रात में उसकी तबीयत बिगड़ न गई हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। बूढ़े षष्ठीचरण को हंसता देखकर त्रिलोकी बोला, चाचा, लोग इन्हें भले ही सनकी कहें, किंतु गरीब दुखियों के प्रति इनके मन में जैसी दया ममता है वैसी तो बड़े बड़े सेठों में देखने को नहीं मिलती। कितने सीधे और सरल प्रकृति के महाशय हैं ये। छल कपट से तो जैसे इनका परिचय ही नहीं। कहते हुए त्रिलोकी ने प्रियनाथ को लक्ष्य करके उनके सम्मान में माथा टेक दिया। षष्ठीचरण बोला, त्रिलोकी, अब हुक्म हो गया है तो देर मत करो, जल्दी से काम शुरू कर दो। त्रिलोकी बोला, ठीक कहते हो चाचा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।